अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो हैं ये 19वीं सेंचुरी के एक अजीम सोशल थिंकर हैं, जिन्होंने हिस्ट्री के मतलब, सोशियोलॉजी के मतलब और इसके अलावा जो है वो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के मतलब, तो इकनॉमी के मतलब अपनी जो है वो राय पेश की है। और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की थीरीज पेश की हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन के बाद आप थीरीज ऑफ मार्क्स की हेडिंग दे सकते हैं इसमें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट किस्म की जो थीरीज हैं उनके मतलब लिखा है, जैसा कि हिस्ट्री के मतलब, सोशियोलॉजी के मतलब, इकोनॉमी के मतलब, जो रिच एंड पुअर का कंसेप्ट है ऑफ सोसाइटी का, उसके मतलब जो है वो मुख्तलिफ ओपिनियन अपनी जो है पेश की है। तो इसके बाद इन्होंने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब जो लिखा है, इसमें इन्होंने बताया कि इंसानियत जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी जो बुनियाद है, जो सोसाइटी की बुनियाद है वो मटेरियल लाइफ है, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी मटेरियल नीड्स हैं, उनको बेस बनाते हुए उन्होंने अपनी जो है ओपिनियन पेश की है। उसमें यह है कि मटेरियल थिंग्स हैं जो उनके बगैर सोसाइटी में सर्वाइव करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तो इस तरह से इन्होंने इसके बाद जो है अपनी वो एक थ्योरी पेश की है, सोशल क्लास की थ्योरी। अक्सर जो है एग्जाम में वो सोशल थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा सोशल क्लास के ऊपर। तो इसमें आप पहली हेडिंग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। मतलब ये है कि क्लास को यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से डिस्कस किया गया है कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, कुछ के पास कम हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको बुनियाद बनाते हुए डिस्कशन की है। तो उसके जो मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो क्या है कि कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू ब्लैकस्मिथ ऑफ होम, वन इज द ओनर ऑफ वर्कशॉप एंड अदर इज द पेड वर्कर, they belong to two different classes though their occupation remains the same। मतलब ये जो कहते हैं कि हम किसी भी सोसाइटी को डिस्कस करें, हम किसी भी क्लास को डिस्कस करें, तो वहाँ पे दो टाइप के जो है वो लोग पाए जाएंगे। एक वो होंगे जो मालिक होंगे और दूसरे वो होंगे जो वहाँ पे काम करने वाले होंगे। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ऑनर और वर्कर की बात की है कि एक ऑनर होगा और एक वर्कर होगा, एक डोमिनेंट क्लास होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। तो जो डोमिनेंट क्लास होती है वो ऑनर में उनका शुमार होता है और ये दूसरे लोगों से काम करवाती हैं कोई भी प्रोडक्शन करवाने के लिए, और दूसरी जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट क्लास है, ये वर्कर्स हैं। तो इसके अलावा इनका ये होता है कि ये मातहत होते हैं जो डोमिनेंट क्लास के लोग होते हैं, तो इन्होंने उनके अंडर रह के ही काम करना होता है। इसलिए सोसाइटी में जो डोमिनेंट क्लास है उसको अमीरों के साथ तशबीह दी गई है और जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको गरीबों के साथ तशबीह दी गई है। और जो डोमिनेंट क्लास है वो हमेशा से सबऑर्डिनेट क्लास के ऊपर जो है गालिब होती है। तो इस तरह से इसके बाद इन्होंने जो है रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस का कंसेप्ट दिया है मार्क्स ने। इसमें उन्होंने फिर वो रिच एंड पुअर का कंसेप्ट दिया है, डोमिनेंस और सबऑर्डिनेट क्लास का जो है कंसेप्ट दिया है। फिर इसके अलावा इन्होंने ऑनर और वर्कर का कंसेप्ट दिया है। तो ये इसी चीज़ को लेके, इसी कंसेप्ट को लेके इन्होंने जो भी अपनी थ्योरी पेश की है, जो भी इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, वहाँ पे इन्होंने दो ही क्लास के लोगों को डिस्कस किया है। तो वो है एक रिच पीपल और एक है पुअर पीपल। फिर इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है कि रिच मतलब ज़्यादा जो अमीर हैं वो कैसे ज़्यादा अमीर होते हैं और जो गरीब हैं वो कैसे ज़्यादा गरीब से गरीब होते जाते हैं। और जब इन दोनों के दरमियान तनाज़ा आता है तो किस तरह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्शंस पैदा होती हैं। तो इसके बाद इन्होंने अपनी क्लास सोशल क्लास की जो थ्योरी है इसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ सोशल मेजर ग्रुप्स बताई हैं। इसमें भी इनका बेसिक जो फोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है, रिच एंड पुअर क्लास के ऊपर है। तो इन्होंने जो रिच क्लास के लोग हैं उनको हैव्स और जो पुअर क्लास के लोग हैं उनको हैव्स नॉट के साथ तशबीह दी है। तो इसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की है क्लास स्ट्रगल की और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास सोशल क्लास के ऊपर और दूसरा वो पूछ लेता है क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मार्क्स के ऊपर। तो जो इनकी क्लास कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जो अमीर लोग हैं और जो ऑनर्स हैं वो उसके लिए प्रोडक्शन के लिए जो काम करवाते हैं वर्कर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये मतलब डोमिनेंट क्लास में आ जाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि उनको ज़्यादा ये अहमियत नहीं देते, जिस वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग जो वर्कर्स हैं वो अपनी पोजीशन को बहुत ही डाउन समझते हैं सोसाइटी में। तो इससे क्या है, उनमें एक मतलब कि एक जेलसपन पैदा हो जाता है जो डोमिनेंट क्लास के लोग होते हैं उनके हवाले से। तो इससे क्या होता है कि उनके दरमियान कन्फ्लिक्शंस पैदा होती हैं, तजाद पैदा होता है। तो इस कंसेप्ट को उन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट का नाम दे दिया है। अब वो कहते हैं, इसको आगे उन्होंने जो है वो बयान किया है कि किस तरह से जो है वो इनके अंदर में कन्फ्लिक्शंस पैदा होती हैं, क्या क्या इनकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं कन्फ्लिक्शन पैदा होने की। तो जो इनकी सबसे पहली है वॉर बिटवीन क्लासेस, कि जो पहली कन्फ्लिक्शन है ये हमेशा से चली आ रही है कि अमीर और गरीब के दरमियान एक जो है वो वार चली आ रही है। ये कभी भी इनके दरमियान जो है वो तनाज़ा ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी कन्फ्लिक्शन ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये शुरू दिन से ही इनके दरमियान है। जैसे कि वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी law of history, a particular class owns and controls the means of production and by virtue of it exploits the rest of the people. The capitalist class makes use of the state as an instrument of oppression and exploitations. Thus, at every stage there are broadly two classes: the owners of means of production, that is exploiters on one side, and the exploited on the other. मतलब ये कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास वाफर मिकदार में कैपिटल मौजूद होता है और वो कैपिटल लगाते हैं और चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर कभी ऐसा हो कि चीज़ों की ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो फिर भी जो ज़्यादा फ़ायदा है वो ऑनर्स को, जिनके पास कैपिटल है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, उन्हीं को जाता है। और जो वर्कर्स होते हैं उनकी हैसियत वहीं की वहीं रह जाती है। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी पैसे कमा लें, जितना मर्जी कोशिश कर ले सुधारने के लिए उस इंडस्ट्री के लिए, तो उनकी हैसियत वही कि या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उनको कोई थोड़ा बहुत जो है वो बोनस वगैरह पे कर दिया जाता है, जिससे उनको कुछ खास फायदा नहीं होता। तो इस तरह से यही जो फ़र्क है वर्कर्स के माइंड में, फिर ये बात आती है कि हम इतना काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी में यही हैसियत है। तो यही जो वजह है उनके माइंड में आती है, तो इससे उनके दरमियान एक डिफरेंस पैदा हो जाता है उनकी उसके में जो है ऑनर्स उनमें और वर्कर्स में। तो यही एक वार उनके दरमियान जो है वो चली आती है और ये सोशल कन्फ्लिक्शन की वजह बनती है। नेक्स्ट है कि एसेंशियल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लासेस कन्फ्लिक्ट, के जो क्लास कन्फ्लिक्ट के जो एसेंशियल हैं इनकी थ्योरी के मार्क्स के वो क्या क्या हैं। जो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोलेटारिएट। प्रोलेटारिएट का मतलब है कि a social class those who do manual labor or work for wages, यानी कि ये ऐसे लोग हैं कि जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं या मंथली सैलरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें ज़्यादा जो होती है प्रोग्रेस होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि इन्होंने ही दिन रात काम करके तो उसके ऊपर जो है उसको आगे लेके चलना होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन देनी होती है। तो इस लिहाज से जो किसी भी इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है या किसी फैक्ट्री की डेवलपमेंट है या उसके अलावा किसी इदारे की डेवलपमेंट है वो इन्हीं वर्कर्स की बेस पे होती है, इन्हीं वर्कर्स की दिन रात मेहनत की कई बलबूते भी होती है। तो ये जो है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म की किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में असेंस की जो है हैसियत रखते हैं कि इनके बगैर कोई भी इदारा चलाना, कोई इंडस्ट्री चलाना जो है वो नामुमकिन है। तो इसलिए जो है भी जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इनको उसका जो है वसीला नहीं मिलता, तो इससे क्या होती है सोशल कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। इसका पहला असेंशियल है इनकी थ्योरी का। नेक्स्ट है हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि सोसाइटी में रहने वाले जो लोग, जिन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उनको समझा जाता है कि ये सोसाइटी में ज़्यादा हैसियत वाले लोग हैं। तो फिर आगे जाकर वो एक चीज़ ये बताता है कि सिर्फ ये बात होना कि उसके पास प्रॉपर्टी है यही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये होना कि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर किस कदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और किस कदर वो प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है। और जिसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो उस बंदे को सोसाइटी में ज़्यादा अहमियत दी जाएगी बनिस्बत उस बंदे के जिसकी कम है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बंदे की प्रॉपर्टी है, दूसरे को उसने वहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है काम करने के लिए, तो वो बंदा काम दिन रात मेहनत करता रहेगा, काम करता रहेगा। जब प्रोडक्शन होगी तो मालिक भी उससे ज़्यादा जो है वो ले जाएगा मुनाफा।
तो इससे क्या होगा कि जब ये वाली बात, या दूसरी बात ये कि जिनकी ज्यादा प्रॉपर्टी है सोसाइटी में, उनको अगर हम ज्यादा अहमियत देंगे तो उससे क्या होगा, फिर भी एक जो अमीर और गरीब का कंसेप्ट है सोसाइटी में ये चलता रहेगा, और इससे क्या होगी, सोशल कन्फ्लिक्शन होगी। तो इस तरह से ये इनकी सोशल कन्फ्लिक्ट की जो थ्योरी है मार्क्स की, इनका दूसरा असेंशियल ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि इसको ज्यादा अहमियत दी जाती है और सोशल कन्फ्लिक्शन की ये एक वजह बनती है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी। इसमें यह है कि जिस बंदे के पास ज्यादा पैसे हैं, जिस बंदे की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिकली उसकी पॉलिटिकल पावर भी उसी के पास होगी, यानी कि जिसके पास पैसा है, ज्यादा जो है मेल जो ज्यादा जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ उठना बैठना उसी बंदे का ज्यादा होगा। इससे भी क्या होगी कि एक बंदे की कमतर हैसियत होगी सोसाइटी में और एक की ज्यादा अच्छी हैसियत होगी, तो इससे भी एक जो है लोगों के दरमियान एक कन्फ्लिक्शन पैदा होती है, एक तजाद आ जाता है उनके माइंड में, और ये चीज जो है सोसाइटी में पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारा कि पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, कि ये भी एक असेंशियल है सोशल कन्फ्लिक्ट का। इसमें कहते हैं कि इन दी कैपिटलिस्ट सोसाइटी there could be only two social classes. One is the capitalist who own sociological the means of production and distribution, मतलब एक हमारी वो क्लास होगी जिसके पास वाफा मिकदार में कैपिटल होगा, सरमाया होगा, और वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एशिया को और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट है हमारी द वर्किंग क्लासेस हु ओन नथिंग बट दियर ओन लेबर, कहते हैं जिनके पास ना तो कैपिटल होगा और भी कोई चीज, और भी किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वर्कर होंगे और लेबर होंगे, वहां पे वो काम करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो इनकी क्लासेस बता दी हैं कि दो तरह की क्लासेस हैं सोसाइटी में, तो यही फिर जो कंसेप्ट है सोशल कन्फ्लिक्शन की वजह बनता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसमें कहते हैं कि मार्क्स बिलीव दैट द कैपिटलिस्ट accumulate profit through the exploitations of labor. In fact, the relationship between the capitalist and workers is not only one of dominance and subordination, but also of exploitation. कहते हैं कि ऐसा हो कि एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, काम किया है, तो उनको फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे जो उन्होंने प्रोडक्शन की है, जो उन्होंने कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स की पैदा किया वहाँ पे, तो उस वजह से उनको फायदा हुआ है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को। तो फिर वही मालिक की और वर्कर की हैसियत सामने आएगी, जो मालिक होंगे उनमें से उसी मुनाफे में से कुछ पैसे निकाल के तो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जिससे फिर वही एक सोशल कन्फ्लिक्शन पैदा होगा। तो उसके बाद है जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो है अलाइनेशन। अलाइनेशन का मतलब यहाँ पे कंसेप्ट लिया जाएगा अजनबियत वाला, कि जो हैं ऑनर्स हैं कि किसी भी चीज़ के, वो क्या करेंगे कि जो वर्कर्स हैं उनके साथ अजनबियत वाला, अलाइनेशन वाला जो है वो रवैया अख्तियार करेंगे, जिससे उनकी बात को अहमियत नहीं देंगे और ज़्यादा अपनी ही मर्जी करेंगे। तो इससे भी क्या है उनके दरमियान, उनके जहनों में फिर एक कन्फ्लिक्शन पैदा हो जाता है, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। और जो नेक्स्ट है इनका एसेंशियल वो है क्लास सॉलिडारिटी और एंटेगोनिज्म। क्लास सॉलिडारिटी का मतलब ये है कि जो एक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं सब उन आपस में उनके अच्छे ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं, उनके लिए एक दूसरे के लिए मतलब एहसास पैदा होता है, उनके दरमियान उनके दुख तकलीफ में वो शरीक होते हैं, तो वो अपनी क्लास के लोगों के साथ जो है वो बेहतर रवैया अख्तियार करते हैं, तो उनमें फिर क्या होता है सॉलिडारिटी पैदा होती है। फिर दूसरी तरफ उनके वो होते हैं जो ऑनर्स होते हैं, जो मालिक हैं, जिनके मातहत वो काम करते हैं, तो उससे क्या होता है उनके जहनों में उनके खिलाफ जो है वो मुखालफत बढ़ती रहती है, यानी कि एक तरफ तो सोशल सॉलिडारिटी होती रहती है और दूसरी तरफ जो है कन्फ्लिक्शन बढ़ती रहती है ऑनर्स के साथ उनकी। तो इस वजह से भी क्या होता है कि सोशल कन्फ्लिक्शन सोसाइटी में पैदा होती है। तो जो नेक्स्ट है हमारी वो है रेवोल्यूशन। व्हेन द क्लास स्ट्रगल रीच द इट्स हाइट अ वायलेंट रेवोल्यूशन ब्रेक आउट व्हिच डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कहते हैं कि जब एक वायलेंट रेवोल्यूशन आती है सोसाइटी में, तो इससे क्या होता है कि तमाम जो स्ट्रक्चर होता है उसका, इंडस्ट्री का, किसी भी वर्किंग प्लेस का, वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये इससे भी क्या होती है सोशल कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। जो नेक्स्ट है इनका एसेंशियल वो है कि द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। कि इसे कहते हैं मार्क्स फैक्ट दैट द रेवोल्यूशन वुड बी अ ब्लडी वन
This revolution terminates the capitalist society and lead to the social dictatorship of the proletariat. Since the revolution results in the liquidation of the bourgeois, they will cease to have any power and will reduce the ranks of the proletariat. इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि पहले हम पीछे रिच और पुअर के कंसेप्ट को लेके चले आ रहे थे। इससे ये होता है कि जो पुअर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आस्ते आस्ते काम करने से वो कुछ ऐसे गुण सीख जाते हैं कि जिससे वो अपना लहदा से फिर बिजनेस एस्टैब्लिश करने के काबिल हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत उनके पास जब पैसा आ जाता है तो उनको हम कहते हैं कि वो एक मुतवस्सित तबका में फाल करते हैं, यानी कि ना तो वो अमीरों में शुमार होता है उनका, ना ही गरीबों में होता है। तो उनका मतलब मुतवस्सित तबके में जब शुमार होगा तो इससे क्या होता है कि इनकी एक नई क्लास जो है वो वजूद में आती है। फिर आगे जाके वो इनका एक एसेंशियल है कि इनॉग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटी, कहते हैं कि आफ्टर अटेनिंग द सक्सेस इन द रेवोल्यूशन द वर्कर्स इन कोर्स ऑफ टाइम वुड क्रिएट अ न्यू सोशल सोसाइटी। In this new society, the means and producing, distributing wealth would be publicly and not privately owned. This new socialist society would be a classes and costless society free from exploitations of all sorts. बेसिक ये है कि अगर पीछे हम जो रिच और पुअर के कंसेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं, इस कंसेप्ट को अगर हम थोड़ा सा फरामोश कर दें सोसाइटी में, हम तमाम इंसानों को एक जैसा समझना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा कि एक अच्छी सोसाइटी का, एक अच्छे माशरे का जो है अच्छा माशरा वजूद में आएगा जो कि हम सबके लिए बेहतर होगा। तो इस तरह से ये कार्ल मार्क्स की थीरीज थी जिनको हमने डिस्कस किया। तो इन्हीं के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।